So welcome to the BFM Mentorship Program Unit 4 Part 3 लेक्चर एंड आज दोस्तों हम लोग अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। देखेंगे कि UCP 600 की बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था। आज देखेंगे कि इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ है। राइट, सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द UCP 600। तो बेसिकली सिंपल भाषा में बोले तो यूसीपी 600 तभी अप्लाई होता है जब एलसी के अंदर क्लियरली लिखा हो कि क्या लिखा रहता है, एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि ये जो पार्टिकुलर एलसी है इट इज सब्जेक्टेड टू यूसीपी 600। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रूल ऑटोमेटिक नहीं लगता। इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रूल। पहली पॉइंट, बिल्कुल मूवी टिकट जैसा है, जब तक डेट टाइम ना लिखा हो एंट्री नहीं मिलती। राइट, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये आपको एलसी में लिखा होना चाहिए। ठीक है कि यूसीपी दिस इज सब्जेक्टेड टू यूसीपी 600। और दूसरी बात कि जैसे आपका मूवी टिकट में क्या होता है कि इसमें डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, यदि नहीं लिखा होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे ही क्या होता है कि आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसमें एक्सप्लिसिटली लिखना जरूरी है। ठीक है, क्या लिखना जरूरी है कि हाँ ये जो पार्टिकुलर एलसी है ये यूसीपी 600 से सब्जेक्टेड है। राइट, तो हमने क्या सीखा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर बैंक या पार्टी चाहे तो एलसी में लिखकर यूसीपी के कुछ आर्टिकल को एक्सक्लूड भी कर सकता है। तो लिखा है ना, पार्टीज कैन एक्सक्लूड एनी आर्टिकल इफ स्टेटेड इन द क्रेडिट। मतलब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि बैंक चाहती है या पार्टीज यदि चाहते हैं। राइट, यदि बैंक या पार्टीज चाहे तो एलसी में लिखकर यूसीपी के कुछ आर्टिकल को एक्सक्लूड कर सकता है। यूसीपी आर्टिकल एक्सक्लूडेड, यदि बैंक या पार्टी चाहे तो फॉर्मूला इसका यही है, इसका सिंपल सा रूल है कि देखिए एलसी प्लस एक्सप्लिसिट क्लाउज इज इक्वल टू यूसीपी 600 अप्लाई। मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट हो प्लस एक्सप्लिसिट क्लाउज हो तो यूसीपी 600 अप्लाई होगा। तो इसका वन लाइन एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एलसी में लिखा है कि सब्जेक्ट टू यूसीपी 600 तो पूरे रूल अप्लाई होंगे। अगर नहीं लिखा है तो फिर यूसीपी 600 की एंट्री बंद हो जाएगी। प्लीज इसको याद कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एंड ऑफ रेवोकेबल क्रेडिट। क्या लिखा है दोस्तों? एंड ऑफ रेवोकेबल क्रेडिट, मतलब कि रेवोकेबल क्रेडिट्स का द एंड। अब चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीपी 600 के अकॉर्डिंग सारे एलसी डिफॉल्ट में इरिवोकेबल होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल एलसी बाय डिफॉल्ट इरिवोकेबल होते हैं, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। यानी कि एलसी को बिना सबकी परमिशन के ना कैंसिल किया जा सकता है ना ही आप अमेंड कर सकते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं इरिवोकेबल। यू कैन नॉट कैंसिल इट, neither you cannot cancel it, neither you can cancel it or nor you can amend it without the permission of every parties involved। तो कौन कौन की आप सवाल है कि ठीक है परमिशन चाहिए तो किसकी किसकी परमिशन चाहिए, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इशूइंग बैंक की, कन्फर्मिंग बैंक की और बेनिफिशियरी की। ठीक है, तो कन्फर्मिंग बैंक यदि है तो लीजिए, और लास्ट में हमें बेनिफिशियरी कौन होता है? सेलर होता है, यानी कि एक्सपोर्टर होता है, ऐसे समझिए। तो इशूइंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, बेनिफिशियरी ये सब मिलके जो है आपको कंसेंट देंगे। तो इसका दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल सा रूल है कि यदि कोई इंडिकेशन नहीं है तो वो इरिवोकेबल माना जाएगा। राइट, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, एज पर द आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, तो इसका ऐसे याद रखिए कि सेलर सेफ है क्योंकि बायर एलसी को अपने मन से चेंज नहीं कर सकता। तो यही सेलर, ऑब्वियस सी बात है, बायर अपने आप चेंज थोड़ी करेगा, उसको सबका कंसेंट लेना पड़ेगा, इशूइंग बैंक का, कन्फर्मिंग बैंक का, बेनिफिशियरी का। तो सेलर इस केस में सेफ है क्योंकि बायर यूनिलैटरली एलसी को बदल नहीं सकता और बाय डिफॉल्ट एलसी इरिवोकेबल ही होता है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, वो कुछ डेफिनेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूसीपी 600 ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर दी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन का एक प्रॉपर ग्लॉसरी है। तो सबसे पहले बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एलसी में जो कॉमन वर्ड होते हैं, अब कॉमन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास कॉमन वर्ड में जैसे आपके पास एप्लीकेंट वर्ड आएगा, ठीक है, फिर आएगा आपके पास बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, राइट, नेगोशिएशन हो गया, नेगोशिएशन, या मान लीजिए बैंकिंग डेज हो गया। तो बेसिकली ये सभी जो है एलसी में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उन सब का एक फिक्स्ड क्लियर मीनिंग दे दिया गया है। राइट, तो जो कॉमन वर्ड है जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, क्लियर डेफिनेशन फॉर एप्लीकेंट। सो क्लियर डेफिनेशन है किसके लिए? एप्लीकेंट के लिए, बेनिफिशियरी के लिए, ऑनर के लिए, नेगोशिएशन के लिए और बैंकिंग डेज के लिए। क्यों ऐसा? ताकि दोस्तों हर बैंक, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सब सेम मीनिंग समझे, डिस्प्यूट कम हो जाए। राइट, सभी लोग इसका ना सेम मीनिंग समझे। तो सेम मीनिंग समझने से क्या होगा कि जो हमारा डिस्प्यूट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझिए बात को।
तो ये मेन रीजन है। हर बैंक, हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर सब सेम मीनिंग समझे, डिस्प्यूट कम हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे पहले क्या होता था ना, ऑन और अबाउट वर्ड एक वेग फ्रेज था। अब यूसीपी ने इसको क्या कर दिया, फिक्स डेट रेंज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अब कंफ्यूजन ही नहीं है। अब दोस्तों जो हमने अभी सीखा है तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि देखिए दोस्तों, यूसीपी 600 में हमने क्लैरिटी मिला, हमें इरवोकेबिलिटी मिला और सर्टेनिटी मिला, यानी बैंक और एक्सपोर्टर दोनों के लिए सेफ और प्रिडिक्टेबल सिस्टम है। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमने अभी पॉइंट पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रूल्स के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि देखिए एलसी की वैलिडिटी में एलसी का टेक्स्ट और एप्लीकेबल रूल मेंशन्ड होता है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एलसी वैलिडिटी, समझे। उसके बाद हमने देखा कि देखो जो आपका अमेंडमेंट वैलिडिटी होता है इसमें सारे तीन पार्टीज का कंसेंट चाहिए होता है, जिसमें इशुइंग पार्टी, बेनिफिशियरी, कंफर्मिंग बैंक सबका कंसेंट चाहिए। तो इसको ऐसे याद रखिए, यूसीपी मतलब यूसी प्रूफ, यानी एलसी में हर चीज क्लियरली रिटन होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग जो अभी सीखे हैं उसको जरा क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई कर लेते हैं। लिखा है कि यूसीपी 600 अप्लाई टू एन एलसी ओनली व्हेन एलसी इज इशूड आफ्टर 2007, बैंक चूजेस टू अप्लाई इट, एलसी एक्सप्रेसली स्टेट सब्जेक्ट टू यूसीपी 600, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट इट ओरली। तो अभी आपको बताया दोस्तों कि यूसीपी 600 तभी अप्लाई होता है जब एलसी में एक्सप्रेसली लिखा हो, इम्प्लिसिटली नहीं चलेगा काम। इट शुड बी एक्सप्रेसली, इट शुड बी रिटन एक्सप्रेसली। क्या लिखा हो कि सब्जेक्ट टू यूसीपी 600, ठीक। ऑटोमेटिकली कभी नहीं होता, सिर्फ तब अप्लाई होता है जब एलसी में क्लियरली लिखा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि देखो यूसीपी 600 के अंदर क्रेडिट को इरिवोकेबल कब मानते हैं, वनली इफ मेंशन्ड, वनली इफ साइंड, एवन इफ एलसी डज नॉट मेंशन इट, व्हेन द बायर इंसिस्ट। तो आपको मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसे हम लोग क्या मानते हैं, इरिवोकेबल ही मानते हैं। तो एलसी यदि मेंशन ना भी करे तभी हमको इरिवोकेबल मानते हैं। और इसका आर्टिकल नंबर भी याद रख लीजिए, प्लीज रिमेंबर द आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से देखिए हर एलसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवोकेबल होते हैं, इरिवोकेबल, प्लीज याद रखेंगे। चलिए चाहे मेंशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप ये याद रहेगा आपको। अब दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा चेंजेस बाउट बाय यूसीपी 600 एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन द बैंक, राइट। तो सवाल है कि किस प्रकार का चेंजेस जो है यूसीपी 600 ने लाया और उसका बैंक पे क्या इम्प्लीकेशन हुआ, राइट, एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर द बैंक। तो सबसे पहले आता है कंसेप्ट, आता है डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग, जिसको बोलते हैं डीपीयू। डीपीयू क्या होती है दोस्तों कि देखिए एक इशुइंग बैंक है जिसने एलसी इशू किया, एक कंफर्मिंग बैंक है जो कंफर्म करती है कि हाँ ये पार्टी जो है प्रॉपर है, ये आपको पैसा दे देगी, ये एक्सपोर्टर साइड की बैंक होती है। तो ये दोनों मिलकर कमिटमेंट देते हैं, ठीक है, कि इशुइंग और कंफर्मिंग बैंक मिलकर एक डेफिनेट कमिटमेंट देते हैं ताकि मैच्योरिटी पे पेमेंट आपको मिल जाएगा, एवन इफ द नॉमिनेटेड बैंक प्रीपेड, समझे। कभी कभी नॉमिनेटेड बैंक पहले पेमेंट दे देते हैं, तो उस केस में भी जो है ये दोनों मिलके जो है कमिटमेंट देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग डीपीयू, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। इसमें की आइडिया क्या है दोस्तों कि बैंक जो है ना मैच्योरिटी पे रिम्बर्स करेगी ही करेगी, चाहे डिस्काउंटिंग पहले ही नॉमिनेटेड बैंक क्यों ना कर दिया हो, ठीक है। डिस्काउंटिंग समझते हैं ना कि जैसे ये एक्सपोर्टर है, ये अपनी नॉमिनेटेड बैंक के पास गया, नॉमिनेटेड बैंक को अपना इसने शिपिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट जमा कर दिया और फिर नॉमिनेटेड बैंक ने इसको एडवांस दे दिया या जो कुछ कमीशन काट के पैसा वापस कर दिया, इसी को डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो डिस्काउंटिंग चाहे नॉमिनेटेड बैंक पहले ही कर लिया हो लेकिन फिर भी जो इशुइंग बैंक है या कंफर्मिंग बैंक है मैच्योरिटी पे रिम्बर्स करेगी ही करेगी। यही होता है हमारा डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग। इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 12 सब सेक्शन नंबर बी। इसमें क्या बोलता है कि देखो इशुइंग बैंक जो है ना नॉमिनेटेड बैंक को ऑथराइज करता है कि टू डिस्काउंट एक्सेप्टेड ड्राफ्ट एंड डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। ये ऑथराइज करता है कि देखो ऐसा करो, नॉमिनेटेड बैंक को बोलता है कि तुम डिस्काउंट कर लो, जो भी ड्राफ्ट है जो भी डेफर्ड पेमेंट है उसको डिस्काउंट कर लो, ठीक है। तो वही चीज कर रहा है कि चाहे प्रीपेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिम्बर्समेंट जो है मैच्योरिटी पे गारंटेड है। और यदि नॉमिनेटेड बैंक जो है डेफर्ड एलसी को डिस्काउंट कर दे तो इशुइंग बैंक जो है मैच्योरिटी पे करेगा। तो यही है डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग के बारे में की पॉइंट्स। अब बात करते हैं एडवाइजिंग ऑफ क्रेडिट। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो ऑथेंटिसिटी चेक करती है, ठीक है, और ये इंश्योर करती है कि डॉक्यूमेंट का जो आइडेंटिटी है वो मैच करेगा। तो एडवाइजिंग बैंक जो है सर्टिफाई करेगी कि जो एलसी बेनिफिशियरी को भेजा जा रहा है वही हो जो कि उसने जो उसे मिला था,
ठीक है। तो ये सब मान लीजिए कभी कभी ना एक से ज्यादा एडवाइजिंग बैंक होते हैं तो उनके लिए भी सेम रूल लगता है। ठीक है, तो वही चीज है, किसी प्रकार का अल्ट्रेशन ना हो, जो हमें मिला वही भेजा जा रहा है। तो एडवाइजिंग बैंक नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं रीइंटरप्रेट कर सकते हैं एलसी कंटेंट को। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि देखो यूसीपी 600 में जो ऑथेंटिसिटी होता है और प्लस कंसिस्टेंसी होता है, ये दोनों मिलकर हमें फुल प्रोटेक्शन देता है। नहीं किसी एलसी को आप अल्टर्ड कर सकते हैं, नहीं किसी एलसी को आप डाइल्यूट कर सकते हैं ट्रांसमिशन के दौरान। नाइदर एलसी कैन बी अल्टर्ड और नॉट इट कैन बी डाइल्यूटेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं की पॉइंट्स जो अभी हमने क्लियर किया। पहले मैंने आपको बताया कि देखो डेफर्ड पेमेंट रिइंबर्समेंट जो होता है वो मैच्योरिटी पे गारंटेड होता है। एडवाइजिंग रूल बोलता है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, जो रिसीव हुआ वही भेजा जाए। और ईडी जो होता है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ऐसे याद रखिए। तो एक सवाल देख लेते हैं, अंडर यूसीपी 600 रिइंबर्समेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग बाय इशूइंग और कंफर्मिंग बैंक मस्ट बी मेड। यानी यूसीपी 600 में जो हमारा डीपीयू होता है दोस्तों, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग होता है, इसका जो रिइंबर्समेंट है इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक कब करेगी? ओनली इफ द नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट प्रीपे, ओनली ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगेन, एट मैच्योरिटी, यस। तो इसका जो पेमेंट होगा ना, जो हमारा डीपीयू होता है, डेफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग होता है, इसमें जो रिइंबर्समेंट इशूइंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक करेगी वो मैच्योरिटी पे करेगी। प्रीपेमेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 क्लियरली बोलता है। फिर बोल रहा है कि आर्टिकल 9 सबसेक्शन बी, एडवाइजिंग बैंक मस्ट। एडवाइजिंग बैंक क्या करे? तो रीराइट डॉक्यूमेंट फॉर क्लैरिटी, सर्टिफाई दैट एलसी सेंड इज इक्वल टू एलसी रिसीव्ड, अप्रूव द एलसी टर्म, कंफर्म द एलसी। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि देखिए एडवाइजिंग बैंक का प्राइमरी रोल यही है कि एलसी को वेरीफाई करना। ठीक है, एलसी को वेरीफाई करता है वो। तो कि मतलब कि जो एलसी उसको इशूइंग बैंक से मिला है एग्जैक्टली वही बेनिफिशियरी को फॉरवर्ड हो। तो यदि ये मान लीजिए एडवाइजिंग बैंक है, इसको एलसी मिला, कौन कौन दिया? एलसी, इशूइंग बैंक ने दिया। और ये फिर एलसी को फॉरवर्ड करेगा किसको? बेनिफिशियरी को, यानी एक्सपोर्टर को। तो ये इंश्योर करना कि ये दोनों मैच करे, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम हो, यही काम है एडवाइजिंग बैंक का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फिट बैठता है, राइट। चलिए, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली होगी। हम लोग इसी प्रकार से दोस्तों कंप्लीट इंटायर लेक्चर को कंसेप्चुअली क्लैरिटी के साथ क्लियर करते चल रहे हैं। आपको भी यदि इस तरह के कंटेंट कंप्लीट बीएफएम सिलेबस के लिए चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के कंटेंट जिसमें आपको कंसेप्ट अलग से समझाया जाए, जिसमें आपको दोस्तों इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जिससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वन लाइनर एग्जाम्पल हैं, फिर मास्टर टिप्स हैं, फॉर्मूला फ्लैश कार्ड है, एमसीक्यूज है, सब कुछ सभी कंसेप्ट पे बेस्ड करवाया जा रहा है ताकि एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो कि है हमारा अमेंडमेंट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है हमारा अमेंडमेंट। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 10 की यहाँ पे बात होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 10 बताता है कि देखो एलसी में जो अमेंडमेंट होती है उनको बेनिफिशियरी कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट मान लीजिए हो गया एलसी में, तो उसको बेनिफिशियरी कैसे एक्सेप्ट करेगा और कैसे रिजेक्ट करेगा। हाउ अमेंडमेंट टू एन एलसी आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द बेनिफिशियरी। कौन होता है यहाँ पे? एक्सपोर्टर। तो कुछ चेंजेस आपने मान लीजिए एलसी में डाल दिए, तो एक्सपोर्टर को या तो एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये आर्टिकल नंबर 10 बताता है। तो इसमें की आइडिया यही है कि देखो सेलर यानी कि बेनिफिशियरी को अमेंडमेंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके रिप्लाई देना होता है। ठीक है ना, दे मस्ट नोटिफाई एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, कि देखो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये नोटिफाई देना पड़ेगा किसको? सेलर को। लेकिन अगर सेलर रिप्लाई ना दे और बाद में कंप्लेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करे तो यूसीपी के हिसाब से अमेंडमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाता है। तो मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि यदि बेनिफिशियरी जो है रिस्पॉन्ड ना करे लेकिन कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे तो उसको माना जाएगा कि हाँ वो एक्सेप्ट है, वो एक्सेप्टेड है। समझे? तो दोस्तों याद रखेंगे, नो रिप्लाई प्लस कंप्लेंट प्रेजेंटेशन, अमेंडमेंट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इसका एक लाइन का एग्जाम्पल भी ले लीजिए। सेलर ने कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया तो अमेंडमेंट को माना जाएगा कि वो ऑटो एक्सेप्ट हो चुका है, खुद से एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टाइम अलॉट फॉर डॉक्यूमेंट रिव्यू। आर्टिकल नंबर 14 यूसीपी 600। आर्टिकल 14 बताता है कि देखो बैंक को एलसी के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम मिलता है, मैक्सिमम टाइम अलॉट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पुराना रूल जो यूसीपी 700 था, 500 था, वो 7 बैंकिंग डे बोलता है और 600 वाला 5 बैंकिंग डे बोलता है। ठीक है, तो नया रूल के हिसाब से 5 बैंकिंग डे है। बैंकिंग डे अब क्या बोलता है वो जरा देख लीजिए। बैंकिंग डे का मतलब कि वो दिन जब बैंक नॉर्मली ओपन होती है, जैसे सैटरडे, संडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, ये सब बैंकिंग डे में नहीं आता। तो बैंक जिस दिन बंद रहेगी उसको मत लीजिएगा, केवल बैंकिंग डे मतलब जिस दिन बैंक। आप दोस्तों कितना समय लगता है डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए? तो अभी आपको बताया दोस्तों कि डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए जो है डॉक्यूमेंट चेक टाइम जो होता है वो मैक्सिमम 5 बैंकिंग डे होता है। मतलब इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट या रिफ्यूज 5 वर्किंग डे के अंदर
एक्चुअली 5 बैंकिंग डे के अंदर, राइट, करना ही करना है। चलिए, उसके बाद आता है नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 14 सबसेक्शन नंबर डी। किससे रिलेटेड है? नॉन मैचिंग डॉक्यूमेंट से। तो आर्टिकल 14 सबसेक्शन डी बोलता है कि देखो, बैंक क्रॉस चेकिंग के वक्त डॉक्यूमेंट का डेटा कैसे कंपेयर करते हैं। सो दिस गिव यू स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये 14 डी क्या बोलता है कि देखो, बैंक जो है जब क्रॉस चेक करते हैं, राइट, तो क्रॉस चेक का समय, क्रॉस चेक के वक्त जो है डॉक्यूमेंट का डेटा, राइट, हाउ डू दे कंपेयर द डेटा ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पे की आइडिया क्या है दोस्तों? डॉक्यूमेंट आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट नीड नॉट बी आइडेंटिकल, बस डेटा कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, दे मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। और जो हमारा यहाँ पे पुराने यूसीपी 500 में मिरर इमेज रिक्वायरमेंट थी, यानी सब डॉक्यूमेंट एकदम फोटो कॉपी जैसा मैच करना चाहिए, यूसीपी 600 ने उस रूल को रिमूव कर दिया। तो ये जो मिरर इमेज वाला रिक्वायरमेंट था ना 500 में, उसको हटा दिया 600 ने। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि नॉन आइडेंटिकल इज नॉट कन्फ्लिक्ट फ्री, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लीजिए कि क्वांटिटी को हमने 100 मैट्रिक टन दिया और बोला 100 अबाउट 100 मैट्रिक टन, ये ओके है यदि डेटा कन्फ्लिक्ट ना करे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट में 100 मैट्रिक टन और दूसरे में अबाउट 100 मैट्रिक टन लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मीनिंग सेम हो और कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। समझे बात को? डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी आइडेंटिकल, दे मस्ट कन्फ्लिक्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं कि एकदम सेम हो, बस है कि दोनों कन्फ्लिक्ट ना करें, ठीक है। जो बोला था ना मिरर इमेज वाला कि आइडेंटिकल ही होना चाहिए, वो हर उसको हटा दिया। तो आपने 100 मैट्रिक टन लिखा है या अबाउट 100 मैट्रिक टन लिखा है, दोनों दोनों को लिया जा सकता है। इट इज ओके इफ डेटा डू नॉट कन्फ्लिक्ट, बस कन्फ्लिक्टिंग डेटा नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। हमने क्या सीखा कि देखिए यूसीपी 600 ना कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है, परफेक्शन पे फोकस नहीं करता। इट फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट द परफेक्शन। रूल यही है कि नो कन्फ्लिक्ट नो डिस्क्रिपेंसी, राइट। द रूल इज वेरी सिंपल, नो कन्फ्लिक्ट नो डिस्क्रिपेंसी, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखे। पहले मैंने आपको बताया कि देखो डीम्ड एक्सेप्टेंस मतलब नो रिप्लाई प्लस कंप्लेंट डॉक, यही होता है ना डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब। यदि डीम्ड एक्सेप्टेंस है मतलब कि नो कोई रिप्लाई नहीं होगा और डॉक्यूमेंट जो है कंप्लाइंट। फिर हमने देखा कि देखो डॉक्यूमेंट का जो चेकिंग पीरियड होता है वो मैक्सिमम 5 बैंकिंग डे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 5 डे का फिल्टर होता है, मतलब बैंक जो है फिल्टर चेक कर ले डॉक्यूमेंट को 5 डेज के अंदर, लिखा है ना, बैंक मस्ट फिल्टर डॉक्यूमेंट विद इन 5 डेज। चलिए, आई होप ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे। अब दोस्तों हम लोग में अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को। पहला सवाल है, इफ अ बेनिफिशियरी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एन एलसी अमेंडमेंट बट सबमिट कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट, द अमेंडमेंट इज रिजेक्टेड, पेंडिंग, डीम्ड एक्सेप्टेड, सेंड बैंक टू एप्लीकेंट। बताइए क्या लगता है आपको सही जवाब? अभी आपको बताया कि एलसी अमेंडमेंट पे रिकॉर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेकिन हाँ कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट यदि सबमिट कर दे तो उसको डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाता है। अगला सवाल है, यूसीपी 600 के अंदर बैंक को डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन का मैक्सिमम टाइम कितना मिलता है? अभी बताया आपको, पहले 7 दिन था, अब 5 दिन हो गया है, 5 बैंकिंग डेज टू बी मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है, 5 बैंकिंग डे। आर्टिकल 14 डी के अनुसार डॉक्यूमेंट जो एलसी के अंदर है वो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि मिरर इमेज हो, नहीं, मिरर इमेज पहले था, अब नहीं रिक्वायरमेंट, इसको हटा दिया गया। बी आइडेंटिकल इन वर्डिंग, हाँ ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्लिक्ट ना करे, कॉन्ट्राडिक्ट ना करे आपस में, ठीक है। जब तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा तब तक एक्सेप्टेड है। कोई जरूरी नहीं है कि मिरर इमेज हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये आपको याद रहेगा। चलिए अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, वो है हमारा चेंजेस बाउट बाय यूसीपी 600, ठीक है। इसमें आता है पहला हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में, आइए समझते हैं। आर्टिकल नंबर 14 पे आ जाइए। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल नंबर 14 है ना, ये रूल डिसाइड करता है कि बैंक को डॉक्यूमेंट चेक करने में कितना टाइम मिलता है और कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। तो दो चीजें लिखी है, पहले तो लिखा है रूल फॉर टाइम पीरियड एंड स्टैंडर्ड दैट बैंक मस्ट फॉलो व्हाइल चेकिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 बताता है कि देखो बैंक को एलसी के डॉक्यूमेंट चेक करते टाइम कौन से रूल, कौन से टाइम लिमिट फॉलो करने हैं। तो कहने का मतलब यूसीपी 600 का बैकबोन है ये। पहली बात तो 5 बैंकिंग डे का रूल है, यानी पहले यूसीपी 500 में बैंक के पास रीजनेबल टाइम था 7 दिन, अब उसे घटाकर बैंक के पास मात्र 5 बैंकिंग डे है डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। इससे क्या होती है, इससे स्पीड बढ़ती है ऑब्वियसली, राइट, और इससे क्लैरिटी भी आती है। तो स्पीड टू इंक्रीज द स्पीड टू इंक्रीज द क्लैरिटी 7 से 5 दिन किया गया। दूसरी बात यह है कि 21 डे का प्रेजेंटेशन रूल है, ठीक है। 5 बैंकिंग डे का क्या है दोस्तों, अब 21 डे प्रेजेंटेशन रूल का मतलब क्या हुआ कि ये रूल सिर्फ एक चीज पर अप्लाई होता है, जैसे कि हमारा जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है उस पर अप्लाई होता है।
ठीक है, जैसे कि आपका बिल ऑफ लेडिंग हो गया। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? हमारा ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। तो अगर एलसी में सिर्फ कॉपीज मांगी हो या कोई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड ना हो, तो एलसी खुद अपना प्रेजेंटेशन टाइम मेंशन करेगा। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि 21 डे का जो प्रेजेंटेशन रूल है, ये केवल ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पर ही अप्लाई होता है। मतलब कि आप बोलेंगे कि ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का एग्जांपल बता दो, तो बिल ऑफ लेडिंग एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर एलसी में सिर्फ कॉपीज मांगी हो या कोई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ही रिक्वायर्ड ना हो, तो एलसी खुद अपना प्रेजेंटेशन टाइम मेंशन करेगा। समझे बात को? तो यही कह रहा है कि आप, दूसरी बात है कि एड्रेस ना मैच करे तो क्या? तो देखिए दोस्तों, बेनिफिशियरी या एप्लीकेंट का एड्रेस डॉक्यूमेंट में एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होना जरूरी नहीं है। तो जो एड्रेस है, जो बेनिफिशियरी या एप्लीकेंट का एड्रेस है, वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट होना जरूरी नहीं है। बस एक कंडीशन है कि सेम कंट्री का एड्रेस है तो कंट्री चेंज नहीं होना चाहिए। बस यही अंतर है कि सेम कंट्री एड्रेस शुड बी देयर। समझे? कंट्री शुड नॉट चेंज। तो वही कर रहा है कि एड्रेस डिड नॉट मैच एग्जैक्टली बट शुड बी इन द सेम कंट्री। चलिए, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। फोन नंबर, फैक्स, ईमेल, ये सब एलसी एग्जामिनेशन में इग्नोर किए जाते हैं। इनसे डिस्क्रिपेंसी नहीं बनेगी, तो आप इनसे इग्नोर कर सकते हैं। शिपिंग कंसाइनर डिड नॉट ए बेनिफिशियरी। तो आर्टिकल 14 का सब सेक्शन के बोलता है कि देखो, सीपर या कंसाइनर का बेनिफिशियरी होना जरूरी नहीं है, यानी एलसी बेनिफिशियरी के अलावा कोई भी सीपर हो सकता है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा यहां से कि देखो, 5 डे चेक है प्लस नो एग्जैक्ट मैच नीडेड फॉर एड्रेस। बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, आधा चैप्टर सॉर्टेड आउट हो गया। तो आई होप ये याद रहेगा कि बेनिफिशियरी का एड्रेस एलसी में मुंबई इंडिया है और डॉक्यूमेंट में अंधेरी मुंबई इंडिया है, तो फुल्ली एक्सेप्टेड है, सेम कंट्री, नो इशू। मान लीजिए कि एलसी बेनिफिशियरी का एड्रेस जो एलसी में है उसमें लिख दिया है मुंबई और बगल में लिख दिया है इंडिया ऑब्वियसली, और फिर लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट में जो है ना, ये तो हमारा किस में है? एलसी में। और जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें अंधेरी लिखा हुआ है मुंबई इंडिया, तो ये बात बराबर ही है। तो हमने क्या सीखा अभी यहां से कि देखो, बैंक जो है डॉक्यूमेंट को 5 बैंकिंग डे के अंदर चेक कर ले। 21 डेज का जो रूल है वो केवल ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता है, वो प्रेजेंटेशन का रूल है। अगर एलसी कॉपी या नॉन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मांगता है तो एलसी खुद टाइमलाइन बताए। और एड्रेस आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर को इग्नोर कर दीजिए, और सीपर जो है बेनिफिशियरी होना जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं, वो है नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, आर्टिकल नंबर 14 सबसेक्शन नंबर जी। दोस्तों, एलसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशन। तो यूसीपी 600 इसको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर बना देता है। सो बेसिकली सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है दोस्तों? नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन द एलसी। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि देखिए, एलसी में कोई कंडीशन मान लीजिए लिखी हो, सपोज कोई कंडीशन मान लीजिए लिखी हो, राइट, पर उसको वेरीफाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मेंशन ना हो। मतलब ये हुआ कि कंडीशन तो आपने लिख दिया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है, राइट। तो यही होता है हमारा रूल्स रिगार्डिंग एलसी कंडीशन दैट आर नॉट टाइड टू स्पेसिफिक अकाउंट। मतलब सिंपल सी बात है कि एलसी में कोई कंडीशन लिखी हो पर उसको हम वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट मेंशन ना हो। तो यूसीपी 600 क्या बोलता है कि देखो, अगर कंडीशन किसी डॉक्यूमेंट से लिंक्ड नहीं है तो बैंक उसे इग्नोर करेगा। तो बैंक में इग्नोर एनी एलसी रिक्वायरमेंट दैट इज नॉट लिंक टू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कंडीशन लिखा हुआ है, बैंक वेरीफाई करेगा, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मेंशन ना हो, राइट। तो एलसी में कोई कंडीशन लिखी हो पर उसको वेरीफाई करने के लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मेंशन ना हो, यही होता है नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यूसीबी बोलता है कि अगर कंडीशन किसी डॉक्यूमेंट से लिंक्ड नहीं है तो बैंक उसे इग्नोर करेगा। बैंक सिर्फ उन्हीं चीजों को चेक करता है जो डॉक्यूमेंट में आए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि वो डॉक्यूमेंट में नहीं है तो इग्नोर इट, जस्ट रिमेंबर इट। ठीक है, मतलब एलसी में कुछ भी लिख दो, अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाया तो बैंक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इफ इट इज नॉट इन डॉक्यूमेंट, जस्ट इग्नोर इट। कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट एलसी में रिक्वायर ही नहीं है, कोई इस कंडीशन को वेरीफाई करने वाला कोई डॉक्यूमेंट एलसी में रिक्वायर ही नहीं है, तो बैंक इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लाइंग प्रेजेंटेशन। अभी हमने क्या बात की इससे पहले? जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको मैंने बताया कि यदि डॉक्यूमेंट में नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? गुड्स नया होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रूफ मंगाया क्या गुड्स नया होने के लिए? कुछ नहीं है, तो बस लिख दिया है, राइट। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, सिंपल सी बात है। वही से यहाँ कह रहा है कि देखो, गुड्स मस्ट बी न्यू तो लिख तो दिया है, पर इस कंडीशन को वेरीफाई करने वाला कोई डॉक्यूमेंट एलसी में रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो फिर बैंक इग्नोर करेगा। अब आता है दोस्तों कॉम्प्लाइंग प्रेजेंटेशन, आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है कि यह डिसाइड करता है कि बैंक पेमेंट कब स्टार्ट करेगा। देखिए, जब बैंक को डॉक्यूमेंट कंप्लाइंट मिल जाते हैं
तभी सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है, साफ साफ लिखा हुआ है, द मोमेंट व्हेन बैंक मस्ट स्टार्ट द सेटलमेंट प्रोसेस अंडर द कॉम्प्लाइंट एलसी। तो देखिए क्या है कि इसमें की आइडिया यही है कि देखिए अंडर यूसीपी 500 पेमेंट कब स्टार्ट होगी, यह बहुत ही कंफ्यूजन था, बहुत ही अनक्लियर था। लेकिन 600 में दोस्तों, यूसीपी 600 में रूल सुपर क्लियर है कि जब बैंक को डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाइंट मिल गए, पेमेंट नेगोशिएशन ऑनर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, राइट। कोई डिले नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यूसीपी 600 कहता है। तो इसका देखिए बेसिक फॉर्मूला यही है कि कॉम्प्लायंस सेटलमेंट बिगिन, राइट। और मैं एक वन लाइनर एग्जांपल भी दे देता हूं। इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट यदि सही लगा तो बैंक तुरंत सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करेगा। यदि इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट मान लीजिए सही लग गया तो सेटलमेंट प्रोसेस दोस्तों तुरंत ही शुरू हो जाता है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। बस क्या है, कॉम्प्लायंस, जस्ट वन वर्ड को याद रखिए, कॉम्प्लायंस सेटलमेंट बिगिन, राइट। इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट सही लगा, बैंक तुरंत सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करेगा। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि यूसीपी 600 में एम्बिग्यूटी हटा दिया। तो हमारा एम्बिग्यूटी था ना, यूसीपी 600 का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसने एम्बिग्यूटी को सिंपल सा रिमूव कर दिया, इट रिमूव द एम्बिग्यूटी, राइट। बैंक केवल डॉक्यूमेंट जज करेगी, कोई डॉक्यूमेंट के बाहर की कंडीशन को जज नहीं करेगी। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशन को इग्नोर करना है, सिर्फ केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैटर करता है। यदि वो कोई चीज डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। प्लीज ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि देखो बेसिकली पहला चीज बताया कि देखो बैंक के पास टोटल मैक्सिमम 5 बैंकिंग डे होते हैं। डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए बैंक के पास मैक्सिमम 5 बैंकिंग डे होते हैं। और दूसरा पॉइंट बताया कि देखो कॉम्प्लायंस टेस्ट में क्या है कि कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री बेसिस होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंफ्लिक्ट ना हो, बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा, यही कॉम्प्लायंस टेस्ट है। तो इसको ऐसे याद रखिए 5D 5 डेज। तो ट्रिक है याद रखने का, 5D रूल याद रखिए। 5D रूल क्या बोलता है कि देखिए 5 डेज डॉक्यूमेंट डिसाइड डेस्टिनी, डॉक्यूमेंट डिसाइड डेस्टिनी, समझे। तो बैंक की पूरी डिसीजन मेकिंग सिर्फ डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होती है। आई होप ये याद रहेगा। चलिए एक सवाल देख लेते हैं कि अंडर आर्टिकल नंबर 14 बैंक मस्ट एग्जामिन डॉक्यूमेंट विद इन। बोलिए आर्टिकल 14 के अंदर जो है बैंक डॉक्यूमेंट को कितने दिन में एग्जामिन करेगा? 7 बैंकिंग डे, रीजनेबल टाइम 5 बैंकिंग डे, एज लॉन्ग एज नीडेड। सी नंबर करेक्ट जवाब है। तो आर्टिकल 14 के अंदर जो है बैंक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगा 5 बैंकिंग डेज में। तो आपको पता होगा कि यूसीपी 600 के हिसाब से बैंक को मैक्सिमम 5 बैंकिंग डेज मिलता है डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बैंक इग्नोर अंडर यूसीपी 600। यूसीपी 600 में बैंक क्या इग्नोर करेगी? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी इन इनवॉइस, नॉन डॉक्यूमेंट्री एलसी कंडीशन। हाँ एग्जैक्टली, अभी बताया आपको कि देखिए आर्टिकल 14G साफ साफ बोलता है कि जो एलसी कंडीशन किसी डॉक्यूमेंट से लिंक्ड नहीं है बैंक उसे इग्नोर करती है। बस ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अगला सवाल, अगला कंसेप्ट है चेंजेस बॉट बाय यूसीपी 600 एंड देयर इम्प्लीकेशन। तो एक तो हम कॉम्प्लाइंग प्रेजेंटेशन को हमने पहले भी देखा है, इसका मतलब साफ साफ होता है कि देखो जिस मोमेंट बैंक को डॉक्यूमेंट सही मिल जाते हैं उसी मोमेंट सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द एग्जैक्ट पॉइंट एट विच द बैंक मस्ट बिगिन सेटलमेंट, जिस मोमेंट पे डॉक्यूमेंट सही मिल जाएगा बस आप समझिए कि सेटलमेंट प्रोसेस वहीं शुरू हो जाएगा। बैंक वेट नहीं करते, कंफर्मेटरी कॉल नहीं करते। सिंपल सी बात है, एक लाइन में इसको याद रखिए कि कॉम्प्लायंस बराबर एक्शन, ठीक है। तो इसको एक लाइन में यदि आप याद रखना चाहें, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सो यू कैन थिंक दैट कॉम्प्लायंस मतलब एक्शन। बैंक को जिस मोमेंट पे डॉक्यूमेंट सही मिल जाएगा उसी मोमेंट से सेटलमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है। दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू एक्शन। जस्ट रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो इसको मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। यहाँ पे की आइडिया यही कहता है कि देखो यूसीपी 600 में वो पेमेंट कब स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा सीन कंफ्यूजिंग था। यूसीपी 500 में रीजनेबल टाइम टाइप वेग वर्डिंग था। 500 का सबसे बड़ा दिक्कत ये था, केवल इसने लिख दिया था कि देखो मतलब रीजनेबल टाइम में। अब रीजनेबल टाइम का मीनिंग क्या होता है, काफी वेग था। तो 600 ने क्या किया, यूसीपी 600 ने क्या किया कि इसने क्लैरिटी डाली, 100% क्लैरिटी डाली। क्या बोला कि देखो जब बैंक को डॉक्यूमेंट कंप्लाइंट लगे सेटलमेंट तुरंत शुरू कर दो, चाहे ऑनर चाहे नेगोशिएशन, राइट, एक्शन स्टार्ट इमीडिएटली। तो सेटलमेंट बिगिंस एट द मोमेंट द बैंक डिटरमाइन दैट प्रेजेंटेशन इज कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाइंट ट्रिगर होगा, सेटलमेंट स्टार्ट होगा। बस इस लाइन को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा दोस्तों। तो हमने क्या सीखा कि देखिए दोस्तों इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट चेक करता है, ठीक है। पहली बात तो वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट में देखेंगे कि सब के सब डॉक्यूमेंट कॉम्प्लाइंट है, राइट। तो वो क्या करेंगे, सीधा सीधा कॉम्प्लाइंट है तो बैंक इमीडिएटली ऑनर कर देगा और नेगोशिएशन को क्या कर देगा, शुरू कर देगा। समझे बात को?
चलिए, तो इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट चेक करता है, बैंक सब कुछ कॉम्प्लाइंट दिखेगा तो बैंक तुरंत ऑनर करेगा और नेगोशिएशन शुरू कर देता है। एक दो सवाल का, अच्छा अभी पहले एक और कंसेप्ट है, वो है डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट, वेवर एंड नोटिस। ये आर्टिकल नंबर 16 में दिखा गया है। दोस्तों, एलसी में सबसे ज्यादा ड्रामा किस चीज में होता है? सबसे ज्यादा ड्रामा जो होता है वो होता है डिस्क्रिपेंसीज में। और आर्टिकल नंबर 16 जो है वो बताता है कि बैंक को डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट मिलते ही कैसे रिएक्ट करना है। कि मान लीजिए बैंक को कोई डिस्क्रिपेंसी मिल गया डॉक्यूमेंट में, तो हाउ ही शुड रिएक्ट। तो कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 16 बताता है। पता होना चाहिए कि यूसीपी 600 ने इसी पूरी प्रोसेस को सुपर स्ट्रक्चर्ड बना दिया है। तो इसमें देखिए की आइडिया क्या है कि आर्टिकल 16 जो है वो डिफाइन करता है कि जब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी निकले तो बैंक का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो अब हम यदि बोले नेक्स्ट स्टेप, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक का बिहेवियर क्या होगा, राइट? बैंक का आपका टाइमलाइन क्या होगा, व्हाट शुड बी द बैंक बिहेवियर, व्हाट शुड बी द बैंक टाइमलाइन, व्हाट शुड बी द ऑप्शन, सब कुछ क्लियर हो, राइट? तो डिस्क्रिपेंसी जब भी नोटिस होता है तो इसमें की आइडिया यही है कि यूसीपी 500 में क्या प्रॉब्लम थी कि बैंक डॉक्यूमेंट को होल्ड, रिटर्न या कुछ भी कर सकते थे एज पर द रियल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ कहा गया कि देखो बैंक जो है ना होल्ड कर ले, रिटर्न कर ले एज पर द रियल इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस स्लो, प्रोसेस कंफ्यूजिंग, और कभी कभी तो प्रेशर में फोर्स्ड वेवर भी हो जाता था। देखा है ना, काफी ज्यादा स्लो था, काफी ज्यादा प्रेशर था, प्रेशर में फोर्स्ड वेवर हो जाता था। तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं था पेमेंट अंडर रिजर्व का या इंडेमनिटी का, कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अब 600 ने क्या चेंज किया? 600 ने क्या किया दोस्तों कि आप बैंक के पास फिक्स स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन है, राइट? तो इसने स्ट्रक्चर ऑप्शन ऐड कर दिया है, राइट? बैंक के पास फिक्स और स्ट्रक्चर ऑप्शन है, कोई रिजर्व पेमेंट या कोई कोई इंडेमनिटी का कंसेप्ट नहीं है। सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ क्विक रहे, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो बैंक इनमें से कोई एक चीज चूज करे। 4 ऑप्शन होते हैं, होल्ड डॉक्यूमेंट पेंडिंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेजेंटर, पहला पॉइंट लिखा है। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंटर बोलेगा क्या करना है, बैंक वेट करेगी, ठीक है ना? जो जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है वो बोलेगा कि ठीक है क्या करना है, बैंक वेट करेगी। दूसरा बोलता है कि होल्ड डॉक्यूमेंट वाइल अवेटिंग एप्लीकेंट वेवर प्लस बैंक एक्सेप्टेंस। मतलब ये हुआ कि देखो एप्लीकेंट जो है वो वेवर को, यहाँ लिखा है ना होल्ड डॉक्यूमेंट वाइल अवेटिंग एप्लीकेंट वेवर, मतलब ये हुआ एप्लीकेंट वेवर दे, बैंक एक्सेप्ट करे तभी प्रोसीड होगा, ठीक है। तीसरा होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंटर, डॉक्यूमेंट अनएक्सेप्टेबल है तो रिटर्न कर दो। और चौथा होता है एक्ट एज पर प्रीवियस प्रेजेंटर इंस्ट्रक्शन, अगर प्रेजेंटर पहले से इंस्ट्रक्शन दे चुका है तो बैंक को उसको फॉलो करना ही करना है, राइट? इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बैंक जो है अंडर रिजर्व पे नहीं कर सकती और नो इंडेमनिटी बेस्ड पेमेंट इज अलाउड। इसका वन लाइन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि देखिए मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का डिस्क्रिपेंसी आ गया तो बैंक पेमेंट अंडर रिजर्व नहीं कर सकता। राइट, तो डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ जाए बैंक पेमेंट अंडर रिजर्व नहीं कर सकता। उसे आर्टिकल 16 के 4 ऑप्शन में से एक चूज करना ही पड़ेगा। क्या क्या 4 ऑप्शन बताया आपको? पहला बताया कि देखो प्रेजेंटर बोलेगा क्या करना है, बैंक वेट करेगा, एप्लीकेंट वेवर दे दे, बैंक एक्सेप्ट करे तभी प्रोसीड करे, डॉक्यूमेंट अनएक्सेप्टेबल है तो रिटर्न कर दे, और अगर प्रेजेंटर पहले से इंस्ट्रक्शन दे चुका है तो बैंक उसको फॉलो करेगा। समझे, यही कर रहा है। तो यूसीपी 600 ना कोई ट्रांसपेरेंट डिसीजन को फोर्स करता है, बैंक साइलेंटली डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट पे वेट नहीं कर सकती बैठे बैठे, ठीक है। तो एक बार क्विकली समराइज कर लें तो मैंने क्या बताया कि देखो दोस्तों डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट में बैंक जो है आर्टिकल 16 के अंदर काम करेगी, और यूसीपी 600 जो है 4 फिक्स्ड ऑप्शन देता है, ठीक है। नो पेमेंट अंडर रिजर्व, नो इनफॉर्मल इंडेमनिटी, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो वही कर रहा है यहाँ पे दोस्तों। इसमें हमने क्या क्या पॉइंट देखा एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहले बताया कि देखो सेटलमेंट स्टार्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लायंस डिटरमाइंड, मतलब ये मैंने पहले ही बताया है कि देखिए कि बैंक जैसे ही डॉक्यूमेंट को कॉम्प्लायंट डिक्लेयर करेगा सेटलमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। बैंक जैसे ही डॉक्यूमेंट को कॉम्प्लायंट डिक्लेयर करेगा, बोलेगा कि देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये कॉम्प्लायंट है, तो सेटलमेंट वहीं पे शुरू हो जाती है। और फिर मैंने आपको बताया सेकेंड रूल कि डिस्क्रिपेंसी हैंडलिंग के लिए आपको एक में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। क्या क्या 4 ऑप्शन था कि कॉम्प्लायंस है तो स्टार्ट कर दीजिए, और 4 ऑप्शन है डिस्क्रिपेंसी के लिए, ठीक है। प्लीज इसको याद कर लेंगे। अब एक दो सवाल में अप्लाई कर लेते हैं कंसेप्ट को। अंडर आर्टिकल नंबर 15 सेटलमेंट अंडर यूसीपी 600 बिगिंस विद एप्लीकेंट रिमूव द अप्रूव द डॉक्यूमेंट, बेनिफिशियरी रिफ्यूजेस पेमेंट,
बैंक डिटरमाइन द प्रेजेंटेशन इज कॉम्प्लाइंट, यस ये सही बात है। सेटलमेंट तुरंत हो जाएगा जब बैंक को लगता है कि जो प्रेजेंटेशन है वो कॉम्प्लाइंट है, सेटलमेंट स्टार्ट इमीडिएटली। कंप्लाइंट होगा तो सेटलमेंट वहीं शुरू हो जाता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल कर रहा है कि बताओ आर्टिकल 16 के अंदर इनमें से क्या अलाउड नहीं है जब भी हम डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट को हैंडल करें। होल्डिंग डॉक्यूमेंट पेंडिंग प्रेजेंटर इंस्ट्रक्शन, हाँ अलाउड है। रिटर्निंग द डॉक्यूमेंट अलाउड है। एक्टिंग एज पर प्रायर इंस्ट्रक्शन अलाउड है, लेकिन पेइंग अंडर रिजर्व अलाउड नहीं है। आपको मैंने पहले बताया है यूसीपी 600 ने पेमेंट अंडर रिजर्व को कंप्लीटली रिमूव कर दिया। अब बैंक के पास 4 स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन होते हैं जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कशन किया है। अब जरा बात कर लेते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो फ्रेंड्स देखिए, एलसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है। यूसीपी 600 आर्टिकल 17 ने इसको क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया है कि आर्टिकल 17 बताता है कि किस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल माना जाएगा अंडर द एलसी रूल। मतलब आप ओरिजिनल किसको मानिएगा जी, विच डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर ओरिजिनल, ये बताता है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, तो कहा जाता है कि देखो हैंड रिटन नहीं हो, हैंड रिटन होना जरूरी नहीं है, बस ऑथेंटिक लगना चाहिए, समझे। तो वही आर्टिकल नंबर 17 कह रहा है कि ओरिजिनल कब माना जाएगा, हैंड रिटन होना जरूरी नहीं है, बस ऑथेंटिक लगना चाहिए। तो यूसीपी 600 के हिसाब से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तब माना जाएगा अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या क्या कंडीशन है, पहला लिखा है कि देखो इशूअर का ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाम्प मार्क या लेवल हो, कि जिसने इशू किया उसका ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाम्प मार्क या लेवल हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल माना जाएगा। यानी कि दोस्तों वेट इंक सिग्नेचर रबर स्टाम्प होलोग्राम सब चलेगा। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंट टाइप्ड रिटन परफोरेटेड या स्टाम्प लगता हो, मतलब ये क्लियरली दिखते हैं कि ईश्वर नहीं बनाया है। फिर लिखा है कि इट अपीयर ऑन द ईश्वर ओरिजिनल स्टेशनरी, मतलब ईश्वर की ओरिजिनल स्टेशनरी पर हो, जैसे कंपनी लेटर हेड ब्रांडेड स्टेशनरी ऑफिशियल टेम्पलेट इस पे हो। और चौथा कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में लिखा हो वर्ड ओरिजिनल, अगर डॉक्यूमेंट खुद और दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट में ये वर्ड ओरिजिनल लिखा हुआ है, अगर डॉक्यूमेंट खुद बोल रहा है ओरिजिनल, तो उसको ओरिजिनल मानना ही मानना है जब तक ये क्लियरली इनअप्रोप्रिएट ना लगे। तो यही कह रहा है कि इफ इट लुक ओरिजिनल और से ओरिजिनल ट्रीट एट ओरिजिनल, दैट्स द पॉइंट, समझे। तो यही गोल्डन रूल याद रखिए, बहुत काम आएगा। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि कंपनी के लेटर हेड पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है और दोस्तों वेटिंग सिग्नेचर है, तो इसको आपको फुली ओरिजिनल मानना ही मानना है। तो ओरिजिनल केवल हैंड रिटन नहीं होता, राइट। एनीथिंग दैट अपीयर ऑथेंटिकली शुड क्वालिफाई, प्लीज रिमेंबर इट। तो हमने यहाँ पे आइए फॉर्मूला फ्लैश कार्ड देख लेते हैं जो अभी तक हमने देखा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेस्ट में क्या बताया कि सिग्नेचर स्टाम्प हो, ठीक है, या इशूअर सिग्नेचर स्टेशनरी हो, या एपियर्ड इशू हो, या ओरिजिनल लिखे। ठीक है, तो ये 4 ओ है, ओरिजिनल लुक, ओरिजिनल मार्क, ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल क्लेम। तो इनमें से कोई भी चीज हो तो आप उसे ओरिजिनल मानेंगे। ठीक है, 4 ओ याद रखिएगा, लुक मार्क पेपर क्लेम, लुक मार्क पेपर क्लेम। चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाता है आर्टिकल 17 में। फैक्स कॉपी, फोटो कॉपी विद नो मार्किंग, डॉक्यूमेंट ऑन इशूअर लेटर हेड विद स्टाम्प, यस सी नंबर ओरिजिनल माना जाएगा, राइट। अभी आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट स्टेटिंग ओरिजिनल इज एक्सेप्टेड अनलेस बैंक प्रीफर कॉपी, इट अपीयर द स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई। फिर सी कह रहा है कि इट लैक्स अ स्टाम्प, इट इज नॉट हैंड रिटन, सही जवाब है बी। मतलब क्या होगा कि देखिए अगर ओरिजिनल लिखा है तो नॉर्मली ओरिजिनल माना जाता है, एक्सेप्ट जब क्लियरली लिखा है कि यह स्टेटमेंट गलत या इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है, तब नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, लेट्स क्लियर। तो दोस्तों यूसीपी 600 इसमें 19 आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से ही रिलेटेड है। सो आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 24 यानी कि बिल्स ऑफ लैडिंग और दूसरे शिपिंग डॉक्यूमेंट के बेसिक रूल को समझेंगे अकॉर्डिंग टू यूसीपी 600। ये रूल मेनली कंफ्यूजन दूर करता है कि कौन साइन करेगा, ऑनबोर्ड का मतलब क्या होता है, क्लीन बिल ऑफ लैडिंग जरूरी है या नहीं है। चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यूसीपी 600 क्या सिंप्लीफाई करता है। यूसीपी 600 जो है ये क्या सिंप्लीफाई करता है जी, देखिए यूसीपी 600 ने शिपिंग डॉक्यूमेंट के रूल को बहुत ही सिंपल कर दिया है। जो आपके जो शिपिंग डॉक्यूमेंट होते हैं ना, शिपिंग डॉक्यूमेंट का जो रूल था इसको इसने बहुत सिंपल कर दिया। किसने, यूसीपी 600 ने, स्पेशली बिल ऑफ लैडिंग का, राइट। फिर आपका कैरियर कौन है, राइट, हु इज द कैरियर, किसका सिग्नेचर वैलिड है,
ऑन बोर्ड कैसे लिखते हैं, सब क्लियर हो गया। किसके माध्यम से? यूसीपी 600 के माध्यम से। ठीक है, इसमें की पॉइंट यही है दोस्तों कि ये जो वर्ड ऑन बोर्ड लिखा जाता है, ऑन बोर्ड नोटेशन का रूल सिंपल कर दिया है। फिर क्या किया है, चार्टरर या उनका एजेंट भी चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग साइन कर सकता है। फिर कहा कि अगर एजेंट मास्टर के बिहाफ पर साइन करे तो मास्टर का नाम लिखना जरूरी नहीं है, मास्टर नेम इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द एजेंट साइन ऑन देयर बिहाफ। फिर बोला कि देखो सारे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूनिफॉर्म रूल होने चाहिए एक्सेप्ट चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग। फिर बोला कि क्लीन क्लाउज की जरूरत नहीं होती, क्लीन क्लाउज नो लॉन्गर इज रिक्वायर्ड। तो फॉर्मूला या रूल याद रखिएगा कि देखिए कैरियर को दो तीन चीजें सीखी कि ऑनबोर्ड का मीनिंग हमने देखा, फिर चार्टरर या उनका एजेंट भी चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग साइन कर सकता है। अगर एजेंट मास्टर के बिहाफ पर साइन करे तो मास्टर का नाम लिखना जरूरी नहीं है। सारे ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूनिफॉर्म रूल होते हैं, क्लीन क्लाउज की जरूरत नहीं होती, आर्टिकल नंबर 27 बोलता है। तो रूल याद रखिएगा, आइडेंटिफाई कैरियर को आइडेंटिफाई करो, सही सिग्नेचर लो तो आपका ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि बिल ऑफ लेडिंग है, ठीक है, जिसमें एजेंट ने साइन किया है फॉर कैरियर XYZ, तो ये यूसीपी 600 के हिसाब से बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ सवाल यहाँ पे कुछ अल्ट्रा शॉर्ट सब कंसेप्ट है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जनरल रूल फॉर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नॉन चार्टर पार्टी, चार्टर पार्टी को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि देखो बिल ऑफ लेडिंग तब वैलिड माना जाता है जब डॉक्यूमेंट में कैरियर का नाम क्लियरली मेंशन्ड हो, इट मस्ट शो द नेम ऑफ द कैरियर। ठीक है, फिर सिग्नेचर इनमें से किसी का हो सकता है। किसका हो सकता है दोस्तों? कैरियर का हो सकता है या कैरियर का एजेंट का हो सकता है कैरियर के बिहाफ में, मास्टर का हो सकता है या मास्टर के एजेंट का हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने ये बताया कि देखो साइन किसी का भी ले लो, कैरियर का ले लो, उसके एजेंट का ले लो, मास्टर का ले लो, उसके एजेंट का ले लो। सिग्नेचर से यह क्लियर होना चाहिए कि एजेंट किसके बिहाफ पर साइन कर रहा है। सिग्नेचर मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई हु ऑथराइज हुज अथॉरिटी इट रिप्रेजेंट। तो देखिए यहां पे लिखा रहेगा क्या, फॉर कैरियर, समझे, और क्या लिखा रहेगा, फॉर मास्टर, समझे। अगर एजेंट साइन करता है तो मास्टर का नाम लिखना कंपलसरी नहीं होता, नो नीड टू नेम द मास्टर ऑन द डॉक्यूमेंट इफ द एजेंट इज साइनिंग। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखेंगे कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में आपको कैरियर का नाम लिखना मस्ट है, और या तो कैरियर साइन करे, उसका एजेंट साइन करे, कैरियर मास्टर में से कोई साइन करे, और सिग्नेचर जो है क्लियरली आइडेंटिफाई करेगा किसका अथॉरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने आपको नॉन चार्टर पार्टी बताया। अब ये जो चार्टर पार्टी वाला केस होता है ये स्पेशल केस होता है, ये नॉर्मल बिल ऑफ लेडिंग जैसा नहीं होता, इसमें कुछ रूल जो होते हैं रिलैक्स होते हैं। तो कैरियर का नाम लिखना रिक्वायर्ड नहीं होता, समझे। इसमें जो है कैरियर का नाम लिखना, कैरियर का नेम रिक्वायर्ड नहीं होता। चार्टरर खुद साइन कर सकता है, इट कैन बी साइन बाय द चार्टरर। फिर आपका जो हमारा फ्री ऑन बोर्ड या CIF डील होता है, इसमें थोड़ा सा कॉमर्शियली रिस्की होता है, इसीलिए पार्टीज ध्यान से यूज करती है। इजियर एक्सेप्टेंस बट मे बी कॉमर्शियली सेंसिटिव इन FOB एंड CIF ट्रेड। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग होते हैं ये नॉर्मल बिल ऑफ लेडिंग जैसे नहीं होते, कुछ रूल जो होते हैं इसमें रिलैक्स होते हैं। कैरियर का नाम लिखना रिक्वायर्ड नहीं होता, नो रिक्वायरमेंट टू इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर। चार्टरर खुद साइन कर सकता है, FOB या CIF डील में थोड़ा कमर्शियली रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहां से कि देखिए सिंपल शब्दों में बोले यूसीपी 600 ने शिपिंग डॉक्यूमेंट के साइन, कैरियर आइडेंटिफिकेशन, ऑन बोर्ड रूल को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया है। जब तक कैरियर क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए, राइट, जब तक कैरियर क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए और सिग्नेचर सही अथॉरिटी का हो, डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। प्लीज इसको याद कर लेंगे। अब आता है हमारा क्लीन ऑन बोर्ड रिक्वायरमेंट, क्या होता है ये जरा देखिए। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, क्लीन ऑन बोर्ड का रूल क्या है, यूसीपी 600 में एक्चुअली क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट जो है ना क्लीन वर्ड लिखा होना जरूरी नहीं है। लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नो लॉन्गर नीड टू कंटेन द वर्ड क्लीन। मतलब यूसीपी 600 के हिसाब से अगर बिल ऑफ लेडिंग पे क्लीन वर्ड मिसिंग है तो भी चलेगा, स्टिल इट इज ओके, समझे। और बस एक कंडीशन यही है कि डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट रिमार्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका मान लीजिए गुड्स स्टेन हो गया, ठीक है, गुड्स स्टेन हो गया, या मान लीजिए टॉन बैग है, या मान लीजिए वेट मार्क है, समझे। तो मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट रिमार्क नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है ना, कि मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि एलसी में अगर लिखा हो क्लीन ऑन बोर्ड, इवन देन अगर डॉक्यूमेंट पे क्लीन नहीं लिखा है तब भी कॉम्प्लाइंट होगा। बस कंडीशन यही है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट में कोई डिफेक्ट रिमार्क ना होना चाहिए। गुड स्टेन
टॉर्न बैग, वेट मार्क, डैमेज नोटिस, अगर डिफेक्ट लिखे हैं तो फिर डॉक्यूमेंट अनक्लीन हो जाता है ना। तो यदि मान लीजिए डिफेक्ट लिख दिया है तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, हमारा अनक्लीन हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नो लॉन्गर नीड टू कंटेन द वर्ड क्लीन, समझे। तो बिल ऑफ लैंडिंग पे क्लीन वर्ड मिसिंग है तो चलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट पे क्लीन नहीं लिखा है तभी कॉम्प्लाइंट होगा, बस कोई डिफेक्ट रिमार्क ना हो, समझे। तो वही कह रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि क्लीन वर्ड के लिए हंट मत कीजिए। अंडर यूसीपी 600 absence ऑफ डिफेक्ट मींस क्लीन बाय डिफॉल्ट। यदि डिफेक्ट नहीं है तो माना जाएगा कि वो बाय डिफॉल्ट क्लीन है, समझे, ऑटोमेटिकली क्लीन माना जाता है। तो हमने भी दो तीन चीजें क्लियर की, रिकॉल कीजिए। वैलिड बिल ऑफ लैंडिंग के लिए कैरियर का नाम और प्रॉपर सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका मास्टर का हो सकता है या कैरियर का हो सकता है या उसके एजेंट का हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज यदि है तो आपका बिल ऑफ लैंडिंग वैलिड होगा। देखिए, इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन। सारा पॉइंट एक फॉर्मुला के माध्यम से आपको मैं रिकैपिचुलेट करवाता हूं, यही तो एसेंस है इस पार्टिकुलर सेशन का। आपको एक चीज को 3-4 बार रिपीट किया जा रहा है, और दोस्तों यदि आप 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं निश्चित रूप से वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। और दोस्तों, जो आपको मैं डेली क्विज करवा रहा हूं, डेली क्विज जो आपको मैं दे रहा हूं, यदि आप उसे अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर तो सोने पे सुहागा है दोस्तों, क्योंकि आपने उसको अप्लाई किया, आपने अपना माइंड अप्लाई किया क्वेश्चन के माध्यम से। क्यों नहीं आपको हमेशा के लिए याद रहेगा वो चीज, बिल्कुल याद रहेगा। तो जरूर आप क्विज अटेम्प्ट कीजिए। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें आपको डेली इस प्रकार के वीडियोस दिए जा रहे हैं और उस पर क्विजेस करवाए जा रहे हैं। क्विजेस में आप देखते हैं कि आपका मार्क्स कितना आता है। एटलीस्ट 60% तो मैंने बेंचमार्क रखा है। यदि 60% से कम आ रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार थ्योरी को पढ़ें, देखिए कहाँ गलती हो रहा है, क्या हमें समझ में नहीं आया है, फिर से क्विज को अटेम्प्ट करें। क्विज आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने दो तीन चीजें सीखी यहां से। सी एस ए, इसको मेमोरी ट्रिक में बता देता हूं। सी एस ए, कैरियर, सिग्नेचर एंड एजेंट अथॉरिटी, ये तीन चीजें ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाती है। आइए अब हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अभी जो हमने सीखा, पहला सवाल है, अंडर यूसीपी 600 ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इज वैलिड ओनली इफ मास्टर नेम मेंशन्ड हो, वेसल का आईएमओ नंबर मेंशन्ड हो, कैरियर नेम प्लस प्रॉपर सिग्नेचर हो, क्लीन ऑन बोर्ड क्लाउज हो। सही जवाब है कैरियर नेम और प्रॉपर सिग्नेचर हो। आपको मैंने बताया तो दो चीजें बताई कि सबसे पहले तो कैरियर आइडेंटिफाइड हो और ऑथराइज साइन हो। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 19 से 24 का आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल है कि यूसीपी 600 में चार्टर्ड बिल ऑफ लैंडिंग के बारे में कह रहा है। चार्टर देखिए, एक होता है अनचार्टर, नॉन चार्टर, एक होता है चार्टर। तो चार्टर वाला क्या करे, कैरियर का नाम लिखे, चार्टर के द्वारा साइन नहीं होना चाहिए, ये चार्टर या एजेंट के द्वारा साइन किया जा सकता है, या मास्टर का फुल नेम लिखे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कि जो हमारा चार्टर बिल ऑफ लैंडिंग होता है इसमें रूल जो है रिलैक्स होता है। मतलब कि जैसे उसमें था ना कि आपका कैरियर वाला कैरियर का साइन हो या मास्टर का साइन हो, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कैरियर का नाम लिखा होना, जबकि उसमें क्या था कि कैरियर का नाम होना ही चाहिए। लेकिन चार्टर वाले में याद रखिएगा कि कैरियर का नाम होना जरूरी नहीं है, और चार्टर साइन कर सकता है या उसका एजेंट भी साइन कर सकता है। यही इसके लिए थोड़ा सा रूल रिलैक्स किया गया है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे कि इसमें ऑप्शन ए कर रहा है कि मस्ट मेंशन द कैरियर नेम। तो मस्ट मेंशन द कैरियर नेम नहीं, कैरियर नेम लिखना जरूरी नहीं है। फिर कह रहा है कैन नॉट बी साइन बाय चार्टर, तो ये करना गलत है। कैन बी साइन बाय चार्टर, हाँ ये सही है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, या तो चार्टर साइन करे या उसका एजेंट साइन करे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन क्लीन ऑन बोर्ड टू कंप्लाई। क्या ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में क्लीन ऑन बोर्ड लिखा होना जरूरी है? दोस्तों सही जवाब है नहीं। आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है कि ये क्लीन वर्ड की जरूरी नहीं है। जब तक कुछ डिमेरिट ना हो तब उसको क्लीन ही माना जाएगा। अनलेस देयर इज अ डिफेक्ट, जब तक कोई डिफेक्ट ना हो तब तक उसको क्लीन ही माना जाएगा। इसीलिए अलग से कोई क्लीन ऑन बोर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले जरूरी थी, अब ना बता दिया गया है इसको। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कंटेंट था, ये अब बाकी के कंटेंट को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। थॉरो प्रिपरेशन आपका हो रहा है, कंप्लीट एक एक लाइन, बुक के एक एक लाइन को डिटेल में समझाया जा रहा है, कहीं भी कुछ नहीं छूटने वाला है।